नमस्कार। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप इंस्ट्रक्शन की। तो हमने अभी तक देखा मोस्टली द इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इंडिविजुअलाइज्ड, बट फ्रेंड्स ग्रुप इंस्ट्रक्शन ऑल्सो विल आकर, वी विल हैव चिल्ड्रन इन ग्रुप्स। तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़रूरी है, तो और इसकी एडवांटेजेस भी बहुत सारी हैं। इसलिए ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। तो एडवांटेजेस कैसे हैं? जब हम ग्रुप में पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, लेस एक्सपेंसिव, बिकॉज एक ही बारी में हम ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। और हमने देखा है जो जनरलाइजेशन है वो भी मोर इफेक्टिव होती है व्हेन यू आर टीचिंग इन अ ग्रुप, और दूसरी बात हमने देखा है कि थ्रू मॉडल, मॉडल टीचर इज एज अ मॉडल, और जो बच्चे हैं उस क्लास में दे एक्ट एज अ मॉडल एंड चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर अ लॉट। तो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और इससे और क्या होता है, इट इंक्रीजेज सोशल बिहेवियर ऑल्सो, सोशल कॉम्पिटेंस, कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, प्रॉपर टर्म्स का यूज़ करते हैं, प्लीज़, थैंक यू, गिव मी प्लीज़, और ऑल दोज थिंग्स। और सबसे बड़ी बात, बच्चे जब इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करते हैं इन वन टू वन सिचुएशन, तो क्या होता है कि या तो टीचर को एक्टिविटी स्टॉप करनी पड़ती है, और या बच्चे के साथ उस प्रॉब्लम के साथ काम करना पड़ता है। पर इन ग्रुप टीचिंग क्या है कि अगर बच्चा कोई इनअप्रोप्रिएट दिखा रहा है, किसी तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम दिखा रहा है, और हमें लग रहा है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, तो क्या होता है कि हम उसको सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी आर रीइंफोर्सिंग द अदर चाइल्ड्स बिहेवियर हु इज बिहेविंग अप्रोप्रिएटली। तो आप देखते हो कि ग्रुप में बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना भी बड़ा आसान हो जाता है विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि सबसे बड़ी बात हमने ये कही कि अगर हमें सब बच्चों के साथ डील करना है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। सो टीचर्स हैव टू बी स्किल्ड इनफ टू टीच इन अ ग्रुप एज वेल। तो बहुत सारी रिसर्चेज हैं ऑब्वियसली जिन्होंने एम्फेसाइज करा है कि अप्रोप्रिएट एजुकेशन एज पर द चाइल्ड्स लेवल लर्निंग शुड बी गिवन इन वन टू वन सिचुएशन, but there are also many studies which say that group work also is very, very effective, and it can, for certain types of skills and for certain category of students, it works the best and very effective also. तो कहने की बात यह है कि हमको दोनों तरह से काम करना आना चाहिए. In other words, in group situation also we transact the IEPs only, but in a group situation. तो हम इंडिविजुअलाइज तो रहेगा ही रहेगा, बट इन अ ग्रुप. सो लेट अस सी हाउ डू वी इम्प्लीमेंट ग्रुप स्ट्रैटेजीज और या ग्रुप इंस्ट्रक्शन, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट थ्रू अ लेसन प्लान. तो जब हम ग्रुप टीचिंग करते हैं या ग्रुप इंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमें एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है. नाउ व्हाट इज लेसन प्लान? जैसे आईपी में तो हम क्या बताते हैं, इट्स अ डॉक्यूमेंट which talks about the level of the child in various domains and also the strategies which we'll be using to teach those goals and objectives which we have chosen. इसी तरह से lesson plan क्या है? तो lesson plan also is a blueprint for teacher activity and learners activity, जो कि कहाँ पढ़ाया जाएगा? In the classroom during a specific period of time. So what is a lesson plan? It is a blueprint for teachers and learners activity that takes place during a specified period of time. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है. मैं आपको इसका फॉर्मेट आपको दे दूंगी अपने ही वीडियो के सेशन में, और फिर हम उसमें बात करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए लेसन प्लान के, जैसे कि हमने आईपी के कंपोनेंट करे थे. और फिर हम बात करेंगे कि लेसन प्लान जो है, लेसन प्लान बनाने का फ़ायदा क्या है, क्यों बनाना चाहिए लेसन प्लान. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आईपी क्यों बनाना चाहिए था.
हाँ, तो बताइए, आप सोच सकते हैं कुछ? या ऑब्वियसली यू विल से कि एक टीचर को पहले से ही पता है इस कि उसको क्लास में जाके क्या पढ़ाना है. ओके, सो इट गिव्स द चाइल्ड a print, a blueprint, like what she has to teach in the classroom. And she also knows where to start from, what will be her procedure, what TLM will she be using, and how the concepts will be taught. In other words, what will be the method of teaching. तो क्लास में जाने से पहले ही वो ये सब सोच लेती है कि उसको ये कैसे करना है. देन it also helps in transacting the lesson more effectively. क्योंकि मैं जब पहले से अपने बच्चों को के बारे में समझ के कि मेरे हर बच्चे का लेवल क्या है और मेरे हर बच्चे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, तो मेरा जो है लेसन प्लान जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव जा सकता है एज पर द लेवल ऑफ द ईच चाइल्ड. और फिर उसके बाद जब मुझे लेसन प्लान जब मैं बनाती हूँ तो मुझे ये भी पहले से ही पता होता है कि मुझे ये लेसन पढ़ाने के लिए मुझे क्लासरूम अरेंजमेंट कैसे करना है. इट विल डिपेंड अपॉन द टॉपिक आई एम टीचिंग. अगर मेरा टॉपिक है कि आई एम टेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ मे बी मेकिंग अ सैंडविच एंड आई एम टेकिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि कुछ बच्चे जो हैं ब्रेड काटेंगे, कुछ बच्चे वेजिटेबल काटेंगे, कुछ बच्चे जो हैं ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसके लिए मेरा जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा एज कम्पेयर टू द क्लास. अगर मैं छोटे बच्चों की क्लास ले रही हूँ और मैं उनको सिखाना चाहती हूँ छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट, तो उनकी क्लास में कैसे उनका अरेंजमेंट कैसे होगा. सेमी सर्कल होगा कि फुल सर्कल होगा, कि वो ज़मीन के नीचे बैठेंगे कि कैसे करेंगे. अगर मैं कहानी सुना रही हूँ तो बच्चे कैसे बैठेंगे. तो बच्चे रोज़ में बैठेंगे कि बच्चे सर्कल में बैठेंगे, कि बच्चे जो है सेमी सर्कल में बैठेंगे, और या बच्चे फ्लोर पे बैठेंगे, और या बच्चे ग्राउंड में जाएंगे टू डू द एक्टिविटी. तो ये सब मुझे पहले से ही पता चल होता है, रादर देन आई गो टू द क्लास एंड देन डिसाइड आज मुझे क्लास में जाके क्या करना है. Then obviously there'll be a big chaos. And also it will help us to evaluate. It will help me to evaluate not only my teaching, also to evaluate the children's progress. कि मैंने ये सोचा था पढ़ाने के लिए और हर बच्चा इतना लेवल होगा उसका सीखेगा और उतना कितना सीखा आधे घंटे के बाद. And last of all, if the teacher is absent and the lesson plan is ready, obviously the lesson plan can be taught by anybody else. So it is a document, again, it's a printed document which is very, very useful for effective teaching in a group. So that is about the lesson plan. तो अब देखिए कि लेसन प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स. तो लेसन प्लान में आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पोस्ट कर दूंगी अपने इस वीडियो में, पर ये इस तरह का आपको दिखेगा और इसके बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले हम बच्चे का डेमोग्राफिक डाटा दे देते हैं ऊपर, राइट, कि बच्चे का नाम क्या है, लेवल क्या है और वो सब. उसके अलावा जब ये ग्रुप टीचिंग का लेसन प्लान होगा तो हमें किस किस चीज़ का पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम उसमें लिखेंगे. सबसे पहले तो हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं और हम कितने बच्चे ले सकते हैं ना क्लास. सो कैन वी हैव 20 चिल्ड्रन एज इन अ रेगुलर क्लासरूम? ऑब्वियसली नो. वी कांट हैव मोर देन 10 चिल्ड्रन. मे बी 7 to 10 चिल्ड्रन आर मोर देन एनफ इन अ ग्रुप. What is the age group of these children? Is it 10 to 11 or is it 3 to 6 or is it the big group, 18 plus? And then the category of educational placement. कहने का मतलब कि ये इनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसके हिसाब से ये प्री प्राइमरी लेवल में आते हैं या प्राइमरी लेवल में आते हैं या सेकेंडरी लेवल में आते हैं या वोकेशनल लेवल में आते हैं. तो वो उनके ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा. एंड देन ग्रुप का जो लेवल है, करंट लेवल, वो क्या है.
से फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाना चाहती हूँ द मनी कॉन्सेप्ट। सो अब मनी कॉन्सेप्ट में अगर मेरी क्लास में 7 बच्चे हैं तो इन बच्चों का सबको मिला के करंट लेवल क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगी व्हाट इज द करंट लेवल। अगर मेरे बच्चे 6 बच्चे जो हैं दे ऑल कैन मैच, तो मनी में मैं से फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ₹5, तो ₹5 के नोट की हमने पहचान करानी है मान लीजिए। तो इसमें क्या है, 5 बच्चों को तो मैचिंग आती है और या 6 बच्चों को तो मैचिंग आती है, पर एक बच्चा जो है वो अभी तक उस स्टेज पे है कि वो ₹, नोट को और प्लेन पेपर को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, दैट इज हिज लेवल। तो हमें ये करंट लेवल में लिखना पड़ेगा कि हमारे 7 बच्चों का लेवल कैसा है। और मान लीजिए अगर ये 6 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो आइडेंटिफाई भी कर लेता है, मे बी 60% और 50%, तो वो भी हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चिल्ड्रन। सो यू हैव टू नो योर चिल्ड्रन, know the children's current level before the classroom, taking the class, okay. And then आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम आईपी में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते थे, किसकी सहायता से लिखते थे, विद द हेल्प ऑफ 5 कंपोनेंट्स, राइट। कौन कौन से थे, लेट अस रिवाइज। पहला क्या था, कंडीशन। दूसरा क्या था, पर्सन अफेक्टेड। तीसरा क्या था, बिहेवियर। चौथा क्या था, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और क्राइटेरिया। एंड लास्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड, राइट, कितने टाइम पे ये होगा। उसी तरह से हमें ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है हाफ एन आवर का पूरे ग्रुप के लिए लिखना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हमारे पास अभी 7 बच्चे थे, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया ना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसका फर्क होगा ऑब्वियसली बिकॉज देयर आर 7 चिल्ड्रन। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा सा फर्क होता है बिकॉज देयर आर मोर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। सो मान लीजिए ये देखो सामने आप देख रहे हैं कि 5 बच्चे हैं क्लास में, राइट, और उनको हमने मनी कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो हम देख रहे हैं शिव कुमार और सरोज बाला जो है विल एड वैल्यू ऑफ कॉइन ₹1 and ₹1 80% करेक्टली इन 3 minutes टाइम, वेयरएज आरती और गणेश क्या करेंगे, विल गिव ₹1 नोट, ओके, आउट ऑफ द मिक्स्ड कॉइन्स। और जो ये एक बच्चा है नीलम, जो बिल्कुल मनी कॉन्सेप्ट में उसको आता नहीं है, अभी वो कौन से लेवल पे है कि वो ₹, नोट को दूसरे कागज से, प्लेन कागज से अलग कर रही है, विच लुक्स लाइक अ ₹, नोट। सो शी स्टिल डजंट नो द वैल्यू ऑफ मनी, लाइक उस मनी को ही नहीं पहचान पा रही। तो आप देख रहे हो हमने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को 3 लेवल्स में बांट लिया है। तो अब इसके 4 लेवल्स भी हो सकते थे कि सम चिल्ड्रन विल मैच ₹1 नोट, ओके। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक जो शिव कुमार है उसका लेवल बहुत अच्छा है, वो ऐड भी कर सकता है, उसको आइडेंटिफिकेशन भी आती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस ग्रुप्स, सब ग्रुप्स इन द क्लासरूम, आपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिख लिया है। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं। अब हम आते हैं मोटिवेशन के ऊपर। आप देख रहे हो कि कुछ भी सिखाने से पहले हमें बच्चों को मोटिवेट करना होता है, स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं वो थोड़े से डिसइंटरेस्टेड होते हैं सीखने में। तो हमें उनको क्या करना है, उनको मोटिवेट करके उनको तैयार करना है पढ़ने के लिए। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मान लीजिए मैं यही वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं मनी कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रही थी, और तो मैं इसके लिए मोटिवेशन क्या करूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को प्रेरित करूँ कि वो ये कॉन्सेप्ट सीखने में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाए और वो मेरी बात को अच्छे से सुने और उनका पूरी क्लास में इंटरेस्ट मेंटेन रहे। तो एक बात मैं छोटी सी ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स,
कि जो हमारे बच्चे बच्चे होते हैं उनको हम कुछ भी बोलते रहे, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, वो सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको समझ नहीं आती है कि मैं क्या कह रही हूँ। सो बाय एंड लार्ज जो है, हम अपने बच्चों को विजुअल्स दिखा के, कुछ भी दिखा के और बोलकर और दिखाकर उनको मोटिवेट करते हैं। तो इसमें भी जब हम उनको मोटिवेट करते हैं तो वी ट्राई टू यूज़ एज मेनी विजुअल्स एज पॉसिबल। कोई कहानी हो जाए, कोई पपेट का इस्तेमाल हो जाए और किसी तरह के और विजुअल्स दिखाएं। जैसे कि मैं इसी का एग्जाम्पल लूँ तो हम जनरली जो मनी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, हम क्या करते हैं कि एक शॉप लगा देते हैं, एंड में, जो मैं इस लेसन के एंड में लास्ट स्टेप मेरा होगा कि बच्चों के जब कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगी तो ये देखने के लिए कि बच्चों को 5 रुपए की या 10 रुपए की पहचान होगी, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है वो हो गई कि नहीं, तो मैं एक शॉप लगा दूँगी। ठीक है, जिसमें कि सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी होंगी, पेंसिल होएगा, पेन होएगा, इरेजर होएगा, छोटी सी डॉल होएगी जो 5 रुपए की है, और बच्चों को हम क्या दे देंगे, मिक्स करेंसी देंगे। तो जो बच्चे आइडेंटिफिकेशन स्टेज में हैं वो मिक्स करेंसी में से 5 रुपए निकाल कर अपनी चॉइस का चीज़ खरीद लेंगे, राइट। तो ये तो मैं प्रोसीजर पे आ गई, जो मेरा इस समय इस वीडियो में गोल नहीं था। तो मैं ये कह रही थी, तो इस तरह की मैं शॉप सबसे पहले दिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, आज आपके सामने क्या है, जो एक टेबल पे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं और उसको मैंने छुपा दिया, और आते ही बच्चों को पर्दा उठाया और दिखाया, देखो बच्चों मैं आपके लिए आज क्या लेकर आई। एंड ऑल चिल्ड्रन विल सी अ टेबल फुल ऑफ वेरियस थिंग्स विच दे रियली लव। उसमें पेंसिल है, उसमें शार्पनर है, उसमें कॉपी है, उसमें डॉल है छोटी सी, उसमें छोटी सी काइट है। तो बच्चे कहेंगे, तो ये डू यू वांट दिस? बच्चे बोलेंगे, या आई लाइक दिस इज अ डॉल, आई वांट दिस। हम बोलेंगे, हाँ यू कैन टेक इट, बट यू हैव टू बाय इट आफ्टर द क्लास, सो दैट विल बी अ नाइस मोटिवेशन फॉर देम। देन मैं थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, हाइपोथेटिकल। आप मान लीजिए बच्चों को सिखाना चाहते हैं, व्हाट आर द वेरियस प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू लिव। कुछ एनिमल्स जो हैं पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं ज़मीन पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ बर्ड्स एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अगर ऐसे बताऊंगी तो बच्चे शायद कुछ इंटरेस्ट ना लें, पर अगर आप सामने देखिए, एक आपके साथ सामने मैंने एक छोटा सा पपेट शो कराया है, अगर आप इसके ज़रिए बच्चों को बताएंगे तो बच्चे बहुत ही जल्दी प्रेरित हो जाएंगे आपकी टीचिंग के लिए, राइट। तो ये देखिए आपके सामने जो है एक पपेट चलाया है। अरे राजकुमारी, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? अरे चुटकी, आज मेरे पापा ने मुझे इतने सारे इरेजर दिए हैं, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। अरे इरेजर क्या, ये तो मेरे पास भी हैं। जरा दिखाओ तो सही। ये देखो मेरे पास भी हैं। ये तो बस इतने ही हैं। मेरे पास तो बहुत सारे इरेजर हैं। नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा है, देखो तो सही। नहीं, मेरे पास ज्यादा है। एक काम करते हैं चुटकी, हम दोनों इसको गिन के देखते हैं कि किसके पास कितना है। अच्छा, गिनना भी है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गिनते कैसे हैं? क्या चुटकी, तुम्हें गिनना नहीं आता? एक काम करते हैं, दोनों साथ में गिनना सीखते हैं। हाय पीलू। हाय ग्रीनू। क्या कर रहे हो पीलू तुम? कुछ नहीं यार, मैं बोर हो रहा हूँ। तो क्या हम मजे करें? मजे मतलब क्या? एक काम करते हैं, हम दोनों तालाब में जाके दौड़ लगाते हैं। तालाब में? अरे तुम भूल गए क्या? क्या पीलू, मैं क्या भूला हूँ? अरे मैं तो जमीन पे रहता हूँ ना ग्रीनू। अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया था पीलू। देखा आपने हमें काउंटिंग के लिए कैसे प्रेरित करा अपने बच्चों को, इंटरेस्टिंग था ना। तो इस तरह से मोटिवेशन आपको अपने अपने लेसन के हिसाब से सोचने पड़ेंगे। तो तभी तो कहा जाता है ना, और पीछे हमने पढ़ा भी था, अ स्पेशल एजुकेटर हैज़ टू बी वेरी क्रिएटिव, शी हैज़ टू बी वेरी इनोवेटिव। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसका एक हमेशा एक एक्स फैक्टर होता है,
वो हमेशा औरों से थोड़ा सा हटके होती है, क्योंकि वो हमेशा ये सोच रही होती है कि मैं अपना टॉपिक किस तरह से इंट्रोड्यूस करूं कि मेरा हर बच्चा समझ सके, जिसकी कि लिमिटेड कॉम्प्रिहेंशन है। ओके, आगे चले। तो अगला क्या है, मोटिवेशन के बाद अब क्या होगा कि मेरा क्लास के बच्चे बैठे कैसे हैं, वो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बिठा दिए, तो वो भी कंपोनेंट है क्लासरूम का। सेमी सर्कल में बैठे हैं, मेरे पास बच्चा कौन बैठा है जो हाइपर एक्टिव है और जो बार बार अपनी सीट से उठता रहता है, तो उसको मैंने शायद अपने पास बिठा लिया सबसे आगे। और एक दूसरा बच्चा है जो जानता है, जो मैं अच्छे लेवल का है, वो ऑलरेडी जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ उसका कुछ पार्ट जानता है, तो उसको मैं बीच में बिठा दूँ ताकि वो अपने साथियों को हेल्प कर सके। तो मुझे उस तरह से बिठाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो भी तरीका मुझे ठीक लग रहा है, चाहे वो लाइंस में हो, चाहे वो सेमी सर्कल में हो, और चाहे वो प्लेग्राउंड में हो। अब जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम कोई रेस कर रहे हैं या लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो उसमें मोटिवेशन क्या होगा, हम अगेन गोइंग बैक टू द मोटिवेशन, गोइंग टू द, आज बच्चों हम जो है प्लेग्राउंड में चलेंगे, दैट इट सेल्फ इज अ मोटिवेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। और मान लीजिए आप कोई क्राफ्ट वर्क करा रहे हो, तो मुझे एकदम याद आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के लिए डिफरेंट मोटिवेशन होएगा। तो मान लीजिए आप कोई क्राफ्ट एक्टिविटी करा रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए कोई कार्ड बनाया, या अपने बच्चों के जो आइसक्रीम के स्टिक्स होती हैं उनको जोड़ जोड़ के आपने एक पेन होल्डर बनाना सिखाना है, तो आप बना हुआ पेन होल्डर उसको सिखा सकते हैं। सो जो सैम्पल द एंड सैम्पल जो आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, उसको आप पहले दिखा के भी बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो कि बच्चों हम आज ये बनाने वाले हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक यू आर टेकिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर चिल्ड्रन, यू कैन यूज मोटिवेशन। एंड देन उसके बाद और क्या होना चाहिए, अब आप क्लासरूम में TLM कौन से यूज़ करोगे। अब आप बच्चों सोचो कि अगर हम मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं या नंबर का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, और या अभी हमने जो एनिमल्स के बारे में बात करी, कौन से एनिमल पानी में रहते हैं और कौन से एनिमल जो हैं ज़मीन पर रहते हैं, और अगर मैंने ये लेसन पढ़ाने हैं और मैं कोई टीचिंग एड बना के नहीं लाई, मेरे पास मल्टीपल चॉइस में दिखाने के लिए करेंसी के कार्ड्स ही नहीं है, तो अब मैं कैसे पढ़ाऊँगी। एंड देन यू विल सिर्फ बोलते जाओगे, मान लो 5 रुपए का नोट है आपके पास, मान लो ये 3 रुपए का नोट है, तो ये बच्चे नहीं समझ रहे। सो टीचिंग स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू टिपिकल चिल्ड्रन। तो TLM होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये सारे कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, मुझे रियल मनी रखनी पड़ेगी। कहते हैं ना, हमने सीखा था कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले मैं कॉन्क्रीट जो रियल मनी है उससे सिखाऊंगी, ओके। और उसके बाद मैं कार्ड्स पे चली जाऊंगी, और वो भी जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ, मान लो EDL का मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो पहले मल्टीपल चॉइस में दिखाऊंगी, फिर 2 चॉइस में, पहले सिंगल चॉइस में, फिर 2 चॉइस में, और फिर मल्टीपल में, और फिर उसका नेमिंग बच्चा बताएगा, और फिर एंड में शॉपिंग करेगा। सो ये तो पॉइंट्स होंगे, प्रोसीजर होएगा जो कि आप यूज़ करेंगे अपने लेसन प्लान में। पर कहने का मतलब है TLM इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे फिर अब और क्या होएगा, टीचिंग स्ट्रैटेजी। आपको सब टीचिंग मेथड का यूज़ होना चाहिए। आप इस क्लास में प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, कि इस क्लास में आप ट्रेनिंग का मेथड यूज़ कर रहे हो, कि आप इस क्लास में प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, कि आप इस क्लास में शेपिंग का मेथड यूज़ कर रहे हो, कि आप इस क्लास में शेपिंग के साथ आप प्रॉम्प्ट्स भी यूज़ कर रहे हो, फिजिकल प्रॉम्प्ट भी यूज़ करोगे, वर्बल प्रॉम्प्ट भी यूज़ करोगे, क्या करोगे, इसका जिक्र, इसका ब्यौरा सारा लेसन प्लान में होता है, जो कि मैं आपको एक लेसन प्लान जो दिखाऊंगी, जो आपको भेजूंगी, उसमें आपको देखेंगे कि टीचर्स एक्टिविटी के अंदर ये सब लिखा होता है। सो टीचर एक्टिविटी क्या होगी, उसके अंदर सारा प्रोसीजर ये आ जाएगा। और लर्नर्स एक्टिविटी इज द सेकेंड कॉलम। लर्नर्स क्या करेंगे, जो हमारे आपके स्टूडेंट्स हैं, वो जब आप एक्टिविटी करोगे तो बच्चा उस समय क्या करेगा। जैसे कि आपने अगर मनी को, जो आप 5 रुपए का नोट सिखा रहे हो, 2 चॉइस में प्रेजेंट करा, तो बच्चा आपको 2 चॉइस में से
₹5 का नोट निकाल के देगा। दैट इज लर्नर्स एक्टिविटी। ओके। और अगर हमने उसको प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी, उसको करेक्ट बिहेवियर देने के लिए, तो आप उसका जिक्र भी उसमें करोगे। सो एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड विल डू इन द क्लासरूम will be written under teacher's activity, and everything you expect the child to do in the classroom will be written under learner's activity. और उसके बाद क्या होगा, आपको ये भी देख आपने बताया क्लासरूम अरेंजमेंट जो मैंने बताया, उसका नेक्स्ट कॉलम है आपके लेसन प्लान में, जो कि आप देख रहे हो कि क्लासरूम अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, तो आप वैसे ड्रॉ कर देते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल हम रिमार्क्स लिख देते हैं कि बच्चा जो है कोई अकोमोडेशन करनी हो, या किसी तरह की आपने उसको कोई असिस्टेंस दी हो, या किसी तरह की आपने उसको सपोर्ट दी हो, तो आपने वो लिखेंगे कि अगर आपके पास कोई बच्चा है जिसको कि आपने पेंसिल दी है, तो अडेप्टेड पेंसिल दी है क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाता था लिखने के लिए, तो आप उसका जिक्र कर देंगे, उसके बारे में उसको लिख देंगे। या एनी अदर सपोर्ट इफ यू हैव गिवन टू द चाइल्ड, यू विल राइट इन दैट कॉलम। सो बेसिकली, और अगर आपने कोई अकोमोडेशन, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में अकोमोडेशन करनी है बच्चे की, तो वो रिमार्क के कॉलम में लिख दोगे कि ये बच्चा जो है ऑटिस्टिक है और ये अलग बैठेगा, उसके लिए ये ट्रे बनाई जाएगी और उसको वो दी जाएगी। सो ऑल दोज थिंग्स शुड बी देयर इन द रिमार्क कॉलम। रीइंफोर्सर्स कौन से यूज़ करोगे? ओके, तो बेसिकली हम लोग सोशल रीइंफोर्सर यूज़ करते हैं, जो कि मैंने रिवॉर्ड्स के जो वीडियो में आपको बताए गए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, आप टोकन इकोनॉमी यूज़ कर रहे हो, सोशल रिवॉर्ड्स यूज़ कर रहे हो, या प्रिविलेजेस यूज़ कर रहे हो, आपको वो भी अपने लेसन प्लान में पता होना चाहिए पहले से कि मैं क्या करूँगी। देन इवैल्यूएशन, हाउ विल यू नो हाउ मच प्रोग्रेस द चिल्ड्रन हैव मेड, उसका जिक्र भी आपके लेसन प्लान में होना चाहिए। ओके, तो इवैल्यूएशन जो है किस तरह से आप करेंगे? ऑब्वियसली बाय गिविंग एक्टिविटीज। तो कितने % बच्चा सीखा, और आपका गोल क्या था कि कितने % चिल्ड्रन सीखेंगे। और अगर नहीं, योर सेल्फ इवैल्यूएशन विल बी देयर, दैट व्हाट यू थिंक चिल्ड्रन हैव अचीव्ड एंड व्हाट यू थिंक about your own teaching. Did it go the way you thought it will go? Or there has to be some additions you need to make next time. तो ये इसलिए लिखना, इसका भी होना चाहिए जिक्र। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ग्रुप टीचिंग जो प्लान है वो कैसे लिखना है, और फिर लिखने के बाद उसको ट्रांजैक्ट कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया, लिखना एक काम है और उसको क्लास में ट्रांजैक्ट करना एक और ही स्किल है। तो टीचर को ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। मैं किस तरह के सवाल पूछूंगी, मैं एक्टिविटी किस तरह से प्रेजेंट करूंगी, ये सब जो है ये एक टीचर की स्किल होती है, विच ऑल टीचर्स हैव टू गेट देमसेल्व्स इक्विप्ड विद। ओके, तो इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाह रही थी कि जब आप ग्रुप इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये 2 तरह की हम ग्रुप इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक तो होता है सिक्वेंशियल जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, और एक होता है कॉन्करेंट ग्रुप। सिक्वेंशियल में क्या है कि टीचर जो है एक बच्चे को पढ़ाती है और वो फिर दोबारा दूसरे बच्चे को पढ़ाती है, एंड द अदर चिल्ड्रन आर वॉचिंग, सीइंग व्हाट द टीचर इज डूइंग विद वन चाइल्ड। इस तरह वो क्लास में सेवरल टाइम्स बच्चों के साथ बार बार जाती है और उनको वो पढ़ाती है। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि कॉन्करेंट ग्रुप, कि सब बच्चों को ऑल चिल्ड्रन आर टॉट एट द सेम टाइम, विच इज मोर कॉमन। ओके, सो ऑल चिल्ड्रन आर टॉट एट द सेम टाइम, बट हाउ शी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, दैट ऑब्वियसली विल डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी एंड योर मेथड। ऑब्वियसली जब आप हम डेमो करेंगे एक ग्रुप टीचिंग लेसन आपके पास, तो आपको समझ आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन ऑफ द लेसन प्लान। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि आपको एक लेसन प्लान पता चल गया। तो अब आपको ग्रुप में भी पढ़ाना आ गया
और आपको इंडिविजुअली भी पढ़ाना आ गया। तो आज के लिए इतना ही, और मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके लिए लिख रही हूँ जो आपको आंसर करने हैं टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द ग्रुप इंस्ट्रक्शन। थैंक यू।